राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कुणाल सर पे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं संविधान की 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो कवर किए हैं संविधान से रिलेटेड। आज का वीडियो उसके बाद के लेक्चर का है। तो आइए वीडियो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं चीज़ों को कहानी की तरह याद करवाने की कोशिश करूँगा और अगर आप मेरे साथ बने रहें तो मेरा वादा है कि आपको पूरा लेक्चर ख़त्म होते ही सारी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 12 अनुसूची पढ़ने से पहले सबसे पहले आप अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मान लो। क्या मान लो? देश का प्रधानमंत्री। तो अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि भाई हमको कहाँ कहाँ राज्य करने को मिलेगा, मतलब हम कहाँ कहाँ रूल करेंगे, किस स्टेट पे, किस यूनियन टेरिटरी पे, है ना। तो पहली अनुसूची में राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात की गई है ना। आइए देखते हैं। तो आपको पहले अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि मंत्री जी को कहाँ कहाँ राज करने को मिलेगा। अच्छा, इन स्टेट्स पे और इन यूनियन टेरिटरी पे राज करने का मौका मिलेगा। फिर दूसरा सवाल मंत्री जी के दिमाग में आएगा कि यार वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो दूसरे अनुसूची में सभी लोगों की वेतन की बात की गई है। अभी बस मोटा मोटी आप याद कीजिए, फिर आगे चलकर पूरे रूल्स के साथ इसको पढ़ेंगे। ठीक, अभी बस आप स्टोरी की तरह याद कीजिए। तो पहले में राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात, दूसरे में वेतन सोचेंगे वो कि हमको कितना वेतन मिलेगा, तीसरा लोग आकर बोलेंगे अरे भाई वेतन से पहले शपथ तो ले लो, तुम कसम तो खाओ कि हमारे लिए काम करोगे, है ना, हमारा भला करोगे। तो भाई तीसरे में क्या है? तीसरे में है शपथ, है ना। अलग अलग लोगों की शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में। आगे चलिए। अब भाई मंत्री जी ने शपथ ले लिया, शपथ के बाद वो क्या करेंगे? सीट ग्रहण करेंगे, अपनी कुर्सी की पेटी बांधेंगे, जाकर सीट ग्रहण करेंगे। तो राज्यसभा की सीट, है ना, ये किस में लिखा गया है? अनुसूची 4 में। जैसे ही सीट ग्रहण कहेंगे अब भाई काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए सबसे पहले आदिवासी लोग, अलग अलग क्षेत्र के आदिवासी लोग मंत्री जी के पास आ जाएंगे कि हमारे एरिया में आ रही है, इसको थोड़ा डेवलप कीजिए, हमें कुछ अधिकार दीजिए, है ना। तो जाएंगे वो उन एरियाज़ में और SC ST का कल्याण करेंगे। तो SC ST से रिलेटेड जो बात है वो अनुसूची 5 में है। ठीक, अब भाई नॉर्थ ईस्ट वाले लोग देखेंगे कि सिर्फ उधर के लोगों के बारे में ही हो रहा है सब कुछ, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं मंत्री जी। तो उनको फिर मंत्री जी को बोलेंगे आप हमारे साइड आइए, यहाँ आकर के कुछ विशेष अधिकार दीजिए हमें, है ना। तो वो अनुसूची 6 में कहाँ चले जाएंगे? फिर वो चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। समझ आ रहा है? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। क्या बोले? एक में मंत्री जी को राज्य मिलेगा और यूनियन टेरिटरी मिलेगा, दूसरे में वो सोचेंगे वेतन कितना मिलेगा, तीसरे में लोग उन्हें शपथ लेने को कहेंगे, चौथे में वो अपनी कुर्सी की पेटी बांधेंगे, पाँचवें में SC ST, छठे में उनको नॉर्थ ईस्ट जाना है, सातवें में जब वो नॉर्थ ईस्ट से वापस आएंगे तो बोलेंगे चलो हम पावर्स बांट देते हैं, सेंट्रल के पास क्या पावर रहेगा, स्टेट के पास क्या पावर रहेगा, दोनों के पास क्या पावर रहेगा। तो शक्तियों का विभाजन कितने में है? अनुसूची 7 में है। अब जब शक्तियों का विभाजन हो गया, सब कुछ सही है, अब मंत्री जी अलग अलग राज्य में घूम घूम कर अलग अलग भाषाओं में भाषण देंगे, है ना। 22 भाषाओं में भाषण देंगे, इसलिए 22 भाषा का उल्लेख किस में है? 8वीं अनुसूची में, है ना। अब 22 भाषाओं में भाषण दे दिए सब जगह। अब क्या करेंगे? भाषण देते देते पता चला कि भाई अमीरों के पास बहुत गैर कानूनी ज़मीन है, गरीबों के पास कुछ नहीं है। तो अमीरों से ज़मीन छीनेंगे, गरीबों में बांटेंगे, अमीरों से छीनेंगे, गरीबों में बांटेंगे, भूमि सुधार करेंगे। कितने में? 9 में, है ना। 10वीं अनुसूची में क्या होगा? अब मंत्री जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं, तो इनके जो और मंत्री इनके अंडर में हैं वो दल बदलना चाहेंगे कि इनके साथ रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, दल छोड़ो दूसरे दल में जाओ, इनको छोड़ो दूसरे दल में जाओ, दल बदल, है ना, ये होगा। अब मंत्री जी छोड़ेंगे, सोचेंगे जो भाड़ में जा रहा है जाने दो, मुझे क्या करना है, मुझे तो पहले गांव का विकास करना है। तो मंत्री जी क्या करेंगे? गांव का विकास करेंगे। किसमें? 11वीं अनुसूची में। और 12वीं में फिर शहर का विकास करेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। एक में स्टेट और यूनियन टेरिटरी जगह की बात की गई है, दूसरे में सबका वेतन, दूसरे में पैसे की बात की गई है, वेतन, तीसरे में शपथ, सबकी शपथ की बात की गई है, चौथे में राज्यसभा सीट की बात की गई है, राज्यसभा सीट याद रखेंगे, पाँचवें में SC ST का विशेष अधिकार है, छठे में नॉर्थ ईस्ट के बारे में दिया हुआ है, सातवें में तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, आठवें में
22 भाषाओं का उल्लेख है, 9वें में भूमि सुधार है, जमीन से रिलेटेड काम है, 10वें में दल बदल है, 11वें में गांव और 12वें में शहर। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? जल्दी से आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए अब मैं आपको अनुसूची 1 से एक एक करके चीज़ें समझाऊंगा और बीच बीच में थोड़े थोड़े एनिमेशंस भी आपको दिखाता रहूँगा। तो आइए, अनुसूची 1 में क्या है, शेड्यूल 1 में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, है ना, जितने स्टेट है और यूनियन टेरिटरी के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के नाम और उनके बाउंड्रीज के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो अनुसूची 1 में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रजिस्टर है ये भाई, देख लेना। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है भैया, यूपीएससी 2020 प्री में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। यदि भारत के संविधान में एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो किस अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य है? तो आंसर क्या होगा, अनुसूची 1 में, क्योंकि वहीं पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का नाम लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं, क्योंकि भारत का ये एक रजिस्टर है ना, क्योंकि यह भारत का रजिस्टर है। जैसे स्कूल में बच्चों का नाम रजिस्टर में चढ़ाता है, वैसे ही अगर कल को हम बलूचिस्तान को भारत में मिला लेते हैं तो उसका नाम सबसे पहले अनुसूची 1 में लिखा जाएगा, है ना। जैसे बलूचिस्तान अभी तो भारत का भाग नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया में ऐड हो जाता है तो सबसे पहले कहाँ ऐड करना पड़ेगा, अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक अपडेट आपको दे देता हूँ कि भैया दादर नागर हवेली और दमन द्वीप जो है अब मिल करके एक ही यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। कितने? एक। पहले वो लोग दोनों अलग हुआ करते थे, तब 9 यूनियन टेरिटरियाँ हुआ करती थी, अब कितने हो गए हैं? 8। याद रखेंगे। ठीक, कौन से मर्जर एक्ट के तहत ऐड हुआ है? 2019, है ना, 2019 में इसे ऐड किया गया है मर्जर एक्ट के तहत। किसको किसको? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को। ठीक, अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कौन से यूनियन टेरिटरी के पास अपना विधानसभा नहीं है और किस यूनियन टेरिटरी के पास अपना विधानसभा है, तो लद्दाख के पास अपना विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहीं जम्मू कश्मीर के पास अपना विधानसभा है। याद कर लेना इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ये भाई बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखो, देश का नाम बदलना, है ना। अभी संसद में 2025 में एक बिल आया था जिसके तहत आर्टिकल 1 में छेड़छाड़ की बात हो रही थी। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, ये वर्ड में भाई इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है, इसको बदल कर सिर्फ भारत करने की बात की जा रही है। इसका मतलब आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत है, उसको हटा करके भारत करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता तो किस अनुसूची में छेड़छाड़ करना पड़ता? अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में छेड़छाड़ करना पड़ता है। ठीक है, आइए, ये बात तो मैंने अभी आपको बता दी। वर्तमान में भी कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अभी मैंने बताया आपको कि 2019 मर्जर एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और आप इधर देखेंगे तो 2020 के तहत 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, यानी कि पहले 9 यूनियन टेरिटरी थे। दादर नागर हवेली अलग हुआ करता था, दमन दीव अलग हुआ करता था। दोनों को मिलाकर मर्जर एक्ट 2020 के तहत अब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब यूनियन टेरिटरी टोटल कितने हो गए? 8। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए, एक सवाल है भाई, न्यूज़पेपर बदलते बदलते पलटते पलटते एक सवाल मुझे मिला। यह सवाल है, यदि भारत के संविधान की पहली अनुसूची में अगर संशोधन किया जाए तो किस अनुसूची में बदलाव की संभावना सबसे अधिक है? तो भैया आप खुद सोचो कि अगर हम राज्य की सीमा में छेड़छाड़ करें या किसी राज्य को और अपने आप में मिलाकर और बड़ा कर ले या छोटा कर ले, अगर ऐसी पहली अनुसूची में कोई छेड़छाड़ किया जाए तो सबसे पहले राज्य में राज्यसभा के सीट को छेड़छाड़ करना पड़ेगा, है ना। तो राज्यसभा की सीटें कौन सी अनुसूची में थी? अनुसूची 4, शेड्यूल 4 में। तो अगर आप अनुसूची 1 को छेड़ोगे तो राज्यसभा की सीट के साथ भी छेड़छाड़ होगा, यानी कि अनुसूची 4 के साथ भी छेड़छाड़ करना होगा। तो अगर नया राज्य बनेगा तो राज्यसभा की सीटें भी बदलेंगी, इसलिए इसका जवाब होगा चौथी अनुसूची में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। क्यों? पसंद आ रहा है वीडियो? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करेंगे। आइए हम लोग शेड्यूल 2 की बात करते हैं। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है?
पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंस, है ना। पदाधिकारियों के भत्ते, मैंने बताया था ना, नेताजी एक में देखेंगे कहाँ कहाँ राज करना है, दो में बोलेंगे भाई पैसा कितना मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के सैलरी की बात की गई है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के सैलरी की बात की गई है ना। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य लोगों के सैलरी की बात की गई है। आइए भैया, यहाँ एक ट्रैप है, ठीक है, फंसने का नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप फटाक से टिक करके आओगे कि भैया कुणाल सर तो ऐसा बता रहे थे, है ना। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या प्रधानमंत्री की सैलरी की बात की गई है शेड्यूल 2 में, तब तो आप फंस जाओगे। नहीं, फंसना नहीं है। तो पीएम और सीएम किसी भी मंत्री की सैलरी की बात दूसरी अनुसूची शेड्यूल 2 में नहीं की गई है, आपको याद रखना है ना। उनकी सैलरी संसद अलग से कानून बनाकर तय करती है। किनकी? पीएम और सीएम की। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सर किनकी सैलरी लिखी गई है? ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटीज की। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनका सैलरी लिखा हुआ है। लोकसभा, विधानसभा स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, इनका सैलरी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद है राज्यसभा या विधान परिषद के चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन, एकदम याद कर लेंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसके बाद लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा और विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, और CAG यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, है ना। इन सारे लोगों की सैलरीज का जिक्र शेड्यूल 2 में किया गया है, एकदम याद कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किनका नहीं जिक्र किया गया, तो भैया पीएम और सीएम का जिक्र शेड्यूल 2 में नहीं किया गया सैलरी होगा। अच्छा, एक सवाल आप पूछ सकते थे हमसे, या मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, अगर मैं बच्चा था जब छोटा था तो, कि उपराष्ट्रपति के सैलरी के बारे में कहीं बात नहीं की गई। तो भाई उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है ना, ठीक कह रहा हूँ। उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। तो क्योंकि राष्ट्रपति जब तक देश में काम कर रहा है तो उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो फिर बैठे रहते होंगे, तो उन्हें सैलरी कैसे मिलेगा? नहीं, तो उन्हें राज्यसभा के स्पीकर के पोस्ट पे बैठाया जाता है। लोकसभा का स्पीकर नहीं, वो तो लोकसभा से ही चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का स्पीकर कोई और नहीं होता। कौन होता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और उन्हें सैलरी उसी के लिए मिलती है। अर्थात उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के लिए 4 लाख रुपए मिलते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए। क्लियर है? चलिए, इसीलिए शेड्यूल 2 में कहीं भी उपराष्ट्रपति शब्द का जिक्र नहीं था। वेरी गुड, मजा आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, शेड्यूल 3 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या था भाई इसमें मंत्री जी को कसम खिलाया जा रहा था, है ना। चलिए आइए, इसमें ओथ की बात की गई है। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ और प्रतिज्ञाएं की बात की गई है ना। तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश पद, जितने भी लोग पद ग्रहण करेंगे, जितने भी का मतलब सभी नहीं, कुछ लोग हैं। आइए आगे एक ट्रैप है, देखते हैं हम लोग, है ना। तो कई लोगों की शपथ की बात की गई है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसकी शपथ की बात शेड्यूल 3 में नहीं की गई है। तो आइए फटाक से देख लेते हैं किनकी शपथ की बात नहीं की है ना। तो भैया कसम पैदा करने वाले की पैसा मिल गया ना, वेतन तो मिल गया। अब तीसरे अनुसूची में क्या बात करेंगे हम लोग? कसम की बात करेंगे। तो किन्हें किन्हें खिलाया जाता है कसम, वो बात करेंगे। तो देखिए भैया, मंत्रियों को, सांसदों को, MLAs को, जज को और CAG कैग को, है ना, इन सभी को शपथ दिलाया जाता है शेड्यूल 3 के तहत। मतलब इस रजिस्टर में जैसा शपथ का लिखा होगा फॉर्मेट, इसी शपथ को पढ़ करके वो लोग शपथ लेते हैं। लेकिन कुछ VIP लोग भी हैं जिन्हें इसके तहत शेड्यूल 3 के तहत शपथ नहीं दिलाया जाता। वो 3 VIP आपके सामने यहाँ पर हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। इन तीनों को शपथ दिलाने का प्रावधान आर्टिकल में ही लिखा गया। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का शपथ, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ और आर्टिकल 159 में राज्यपाल का शपथ। यानी कि शेड्यूल में इनका जिक्र नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यह आप देख लेंगे, है ना। किन 3 लोगों को शपथ नहीं दिलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
चलिए आगे चला जाए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शेड्यूल 3 के तहत शपथ नहीं दिलाया जा सकता है। ठीक, वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर शपथ दो तरीके के होते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरा है ओथ ऑफ सेक्रेसी, है ना। मंत्री जो है भैया दोनों शपथ लेते हैं, मंत्री दोनों शपथ लेते हैं, पद की शपथ भी लेते हैं और गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। भाई मंत्रियों के पास एक राज्य का बहुत सारे जितने भी गुप्त जानकारियां होती हैं उनके पास होती हैं, इसलिए मंत्रियों को ओथ ऑफ ऑफिस के साथ साथ ओथ ऑफ सेक्रेसी भी, मतलब गोपनीयता की शपथ भी लेनी पड़ती है ना। वहीं लेकिन सांसदों को केवल एक ही शपथ लेना पड़ता है ना। मंत्रियों को दोनों शपथ लेनी पड़ती है जबकि सांसदों को केवल एक ही शपथ लेना पड़ता है। तो कौन सा शपथ लेना पड़ता है? बाहुबली की तरह, है ना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, ऐसे वाला शपथ लेना पड़ता है। किनको? एमपीज को लेना पड़ता है। और मंत्रियों को दोनों लेना पड़ता है ना। गोपनीयता की शपथ भी लेनी पड़ती है, मतलब कि हम भाई सब चीज़ गुप्त रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और अपने पद का निर्वहन करने के लिए भी शपथ लेना पड़ता है। ठीक, यानी कि मंत्रियों को 2 शपथ और सांसदों को, एमपीज को केवल 1 शपथ लेना पड़ता है। ठीक, आप ये याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि मंत्रियों और सांसद दोनों लोगों की शपथ होती है। मंत्री 2 शपथ लेते हैं, आपको यहाँ पता ही है। मंत्री के पास राज्य के राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, इसलिए उन्हें गोपनीयता की भी शपथ लेनी पड़ती है। क्या आपको पता है कि अगर कोई कैंडिडेट पर्चा भरने जा रहा हो, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हो, उस समय भी उससे शपथ लेने की जरूरत पड़ती है? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। क्या? प्रत्याशी की शपथ, कैंडिडेट्स ओथ, है ना। 2019 में एक प्रश्न में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की शपथ के बारे में सवाल पूछा गया था, है ना। चुनाव जीतने के बाद नहीं, चुनाव का पर्चा भरते समय भी एक शपथ लेनी होती है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की। इसका मतलब जितने कैंडिडेट जब पर्चा भरने जाते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, उस समय भी उन्हें एक शपथ लेनी पड़ती है। किस चीज़ की? संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेने पड़ती है। कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था? 16वां संविधान संशोधन 1963 के तहत, है ना। अलगाववादी चुनाव ना लड़ सके इसलिए इसे जोड़ा गया था, है ना। कब जोड़ा गया था? 16वां संविधान संशोधन के तहत इस चीज़ को जोड़ा गया था कि कैंडिडेट को भी शपथ लेना पड़ेगा जब वो पर्चा भरने जा रहे हैं उसी वक्त। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची है भैया, इसमें क्या है? शपथ के बाद सीट, कुर्सी की पेटी बांध ले, ये पढ़े थे हम लोग। तो राज्यसभा की सीटों के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में कितने सीट प्राप्त होंगे, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? शेड्यूल 4 में, है ना। तो जितने अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, सभी के पास कितने राज्यसभा सीट होंगे, मतलब वहाँ से कितने सदस्य चुन करके पार्लियामेंट में जाके राज्यसभा में बैठेंगे, अपर हाउस में बैठेंगे, इसका प्रावधान यहाँ किया गया है। आइए, आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में टोटल कितने सीट्स है राज्यसभा के? 245, 245, है ना। चलो भाई, तो भैया अभी हमने देखा था कि नेताजी ने शपथ ले लिया, तो अब क्या होगा कि अब वो सीट पे जाकर के बैठेंगे। आर फॉर राज्यसभा और आर फॉर क्या? आर फॉर राज्यसभा और आर फॉर तो नेताजी ने शपथ ले ली, अब वो क्या करेंगे? अब जाकर के वो अपनी सीट पे बैठेंगे। बताया ना मैंने अभी आपको कि जाकर के वो अपनी सीट पर बैठेंगे, है ना। आर फॉर
FOUR में 4 में R आ रहा है, R स्टैंड फॉर क्या? राज्यसभा। तो आपको पता है कि अभी भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में। कितने? 31। चलिए वेरी गुड, याद करते हैं, आगे चलते हैं। क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटें मिलती हैं? नहीं भैया, सभी केंद्र शासित सारे यूनियन टेरिटरीज को नहीं मिलती है सीटें राज्यसभा में। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी का। नहीं, केवल उन यूनियन टेरिटरी को सीट मिलती है जहां विधानसभा है। तो भाई कहाँ विधानसभा है? तो भैया विधानसभा है दिल्ली के पास, विधानसभा है पुडुचेरी के पास, और अभी हमने पढ़ा था विधानसभा है जम्मू कश्मीर के पास। लद्दाख के पास है क्या विधानसभा? नहीं है। तो जहां विधानसभा नहीं होगा वहां राज्यसभा की सीटें भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा में बैठने वाले विधायकों के पास ही पावर होता है कि राज्यसभा मेंबर को चुनकर भेजे। तो अब जहां विधानसभा के मेंबर ही नहीं है, अर्थात विधानसभा ही नहीं है, एमएलएज ही नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, वहां राज्यसभा की भी सीटें नहीं होंगी। ठीक, तो किन यूनियन टेरिटरी के पास राज्यसभा सीटें हैं? तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। दिल्ली 3, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4। ठीक, याद रखेंगे कि भैया जहां विधायक ही राज्यसभा को चुनते हैं, तो जहां विधायक नहीं वहां सांसद भी नहीं, मतलब राज्यसभा की सीटें भी नहीं वहां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल 5th। बता दिया गया था ना कि जब कुर्सी की पेटी बांध लेंगे तो भाई सब लोग पहुंच जाएंगे, देश के आदिवासी लोग के हमारा कल्याण करें। तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, इसके लिए जो प्रावधान है ये किसमें है? शेड्यूल 5 में। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, विकास एवं संरक्षण से संबंधित प्रावधान, उनका विकास भी करना है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, और उन्हें बचा कर भी रखना है कि आदिवासियों को कोई तंग ना करे। ये शेड्यूल 5 में है ना। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे कई जितने जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब और कास्ट ज़्यादा रहते हैं उन सभी एरियाज़ के बारे में यहाँ बातें की गई हैं। ठीक, नेताजी अब दिल्ली छोड़कर जंगलों की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? जंगलों की तरफ। भाई ये एक बिग अम्ब्रेला है, बड़ा छाता है भाई, बहुत लोग को बचा के रखना है इसके अंदर, इस छाते के अंदर, है ना। यह एक बड़ा छाता है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। किसमें? शेड्यूल 5 में, है ना। यहाँ राज्यपाल के पास सुपर पावर्स होती है ना, मतलब बाकी राज्यों की तुलना में इन राज्यों के पास जिसका मेंशन शेड्यूल 5 में है वहाँ के गवर्नर्स थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यह अनुसूची उन 10 राज्यों पर लागू होता है। कितने राज्य? 10 राज्यों पर लागू होता है ना, जहाँ आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है ना। MP हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि, है ना। वो चाहे तो संसद का कोई कानून यहाँ लागू करने से मना कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसे समता जजमेंट बोलते हैं। ये आया था 1997 में। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि आदिवासियों की जमीन आदिवासियों की ही रहेगी। किसकी? आदिवासियों की जमीन आदिवासियों की ही रहेगी। सरकार भी इसे छीनकर किसी प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए नहीं दे सकती है ना। सरकार भी आदिवासियों की जमीन छीनकर इन्हें किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकती है। तो आइए एक सवाल देखते हैं हम लोग। यूपीएससी 2019 में पूछा गया, सीधा सवाल आया था कि किस अनुसूची के तहत आदिवासी भूमि को खनन मतलब माइनिंग के लिए निजी पार्टियों मतलब प्राइवेट कंपनीज को हस्तांतरित करना शून्य घोषित कर दिया गया। मतलब इसमें अब कोई भी इंटरफेयर प्राइवेट कंपनी नहीं करेगा माइनिंग वगैरह में, है ना। तो भैया ये किस अनुसूची के तहत है? तो 5वीं अनुसूची, है ना, शेड्यूल 5। चलिए बहुत अच्छा, याद हो गया ये। इसे नल एंड वॉइड कर दिया गया कि भैया अब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं घुसेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी आदिवासियों के जमीन में। ठीक, कौन से जजमेंट के तहत? तो ये आएगा समता जजमेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा शेड्यूल 6। अभी बोला था ना मैंने कि जितने आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने बुलाया, तो अब नॉर्थ ईस्ट वाले भी पहुंच गए कि सर हमारे तरफ भी आइए, हमारा भी कल्याण कीजिए। तो पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट भारत के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, इधर तो एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था, अब कहाँ जाना है हमें? नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, उस साइड बिल्कुल, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देख लो भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको याद करवा दूंगा।
तो भैया ये जितने हैं ये लोग को और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कल्चर बहुत अलग है। हमारे जितने नॉर्मल स्टेट्स हैं, इन स्टेट से नॉर्थ ईस्ट का कल्चर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही अलग है, तो उन्हें ऑटोनोमस पावर चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो कि भैया हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर दे के रखिए, हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, आप लोग हमारा कल्चर उतना नहीं समझ सकते जितना हम लोग समझ सकते हैं, तो हमें कुछ विशेष एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भी कुछ पावर्स चाहिए, है ना। तो वह सब प्रदान किए गए हैं किसमें, शेड्यूल्ड 6 में। तो किन्हें किन्हें प्रदान किए गए हैं भैया, याद करेंगे। एटीएम में मनी नहीं, एटीएम में मनी नहीं, एटीएम में मनी नहीं से ए से आ गया क्या, असम, टी से आ गया त्रिपुरा, एम से 2 याद रखेंगे आप लोग, मेघालय और मिजोरम, और मनी नहीं से याद रखेंगे, मनी नहीं से याद रखेंगे, मणिपुर नहीं है इसमें, इसमें मणिपुर नहीं है, मनी नहीं मतलब मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। शेड्यूल 6 में कौन कौन है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो मणिपुर भी आता है, तो दिमाग में बार बार मणिपुर भी चलाता है, इसलिए मैंने ट्रिक बना दिया कि एटीएम में मनी नहीं। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम, और मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है, मणिपुर इसमें नहीं है, आप याद रखेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। यूपीएससी और एमपीपीएससी का एक फेवरेट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है, तो क्या एटीएम में मनी नहीं है, मणिपुर होगा आंसर, आंसर विल बी मणिपुर, सर मणिपुर शामिल नहीं है। चलो यहाँ पे है एक क्वेश्चन है, लद्दाख, अच्छा आपको पता है अभी फुनसुक वांगडू बोल रहा हूँ, सॉरी, सोनम वांगचुक जी, आमिर खान ने तो मना कर दिया भाई कि ये 3 इडियट जो है वो उनमें उसमें उनका कोई रोल नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था कि सोनम वांगचुक नाम के कोई है, ये फिल्म तो ऐसे ही बन गई। तो खैर ये बातें होती रहती हैं। फ़िलहाल अभी सोनम वांगचुक जी हमारे दिल्ली में जंतर मंतर में धरना पे बैठे हुए हैं, इससे पहले भी वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। एक प्रोटेस्ट लद्दाख के लिए भी था, लद्दाख को वो नॉर्थ ईस्ट ये 6th शेड्यूल में शामिल करने के लिए बात कर रहे थे सोनम वांगचुक जी कि लद्दाख को भी एक ऑटोनॉमस पावर दिया जाए और हमें भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। वो बात यहाँ लिखी गई है कि सोनम वांगचुक का आंदोलन याद कर लीजिए कि उन्होंने कहा था क्या कि हमें भी 6th शेड्यूल में शामिल होना है, लेकिन अभी तक उसे ऐड नहीं किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है 7th शेड्यूल। आइए 7th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। अभी तो पता चला ना आपको, क्या बताया था मैंने, शीत की पेटी बांध ली, SC ST को देख लिया, नॉर्थ ईस्ट चले गए। अब क्या करेंगे, पावर्स बांटेंगे। कहाँ पावर्स, तो केंद्र के पास क्या पावर रहेगा, राज्य के पास क्या पावर रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि इस शेड्यूल में लिखा गया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है रूल्स, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है रूल, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है रूल्स, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो जैसे डिफेंस की बात करें, है ना, कभी आपने सुना है कि किसी राज्य के CM द्वारा अगर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना है पाकिस्तान में जा करके, तो हमारे राज्य के जो CM है हेमंत सोरेन, क्या वो कुछ कर सकते हैं, वो कोई रूल पास कर सकते हैं कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डिफेंस रिलेटेड जो भी कानून बनाएगा वो कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है। रेलवे रिलेटेड कुछ बनाना है तो कौन बना सकता है, कहीं ऐसा लिखा देखें हैं झारखंड रेलवे या बिहार रेलवे, जहाँ भी आप देखेंगे आपको भारतीय रेलवे ही दिखाई देगी। तो ये टॉपिक्स किसके अंदर है, इनका पावर, इन पे जो भी नियम कानून बनाना है ये पावर किसके पास है, ये सारे पावर सेंट्रल के पास है ना। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पावर किसके पास है। जैसे कि रक्षा, डिफेंस किसके पास है, वो सेंट्रल के पास है। रेलवे किसके पास है, सेंट्रल के पास है। विदेशी मामले, कभी ऐसा सुना है कि किसी राज्य के नीतीश कुमार अगर चाहे या सम्राट चौधरी चाहे या हेमंत सोरेन चाहे तो विदेशी मामले यहीं से डील कर ले खुद से, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंट्रल के कोई मतलब कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जा करके ये बात कर सकते हैं, ये किसी स्टेट के CM के पास इतना पावर नहीं है। तो ये किस में रखा गया, संघ सूची में रखा गया। बैंकिंग को, सेंसस को, जनगणना अभी हो रहा है ना हमारा जनगणना, इसको किस में रखा गया है, केंद्र मतलब संघ सूची में रखा गया। उसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसपे सिर्फ राज्य का पकड़ है, उस पर सारा जितना भी रूल बनाना है वो सारा कौन बना सकता है, राज्य बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पुलिस, आप हर जगह देखते होंगे कहीं लिखा हुआ है झारखंड पुलिस, बंगाल पुलिस, बिहार पुलिस, है ना। भारतीय पुलिस नाम का कोई पोस्ट सुना है क्या आपने, नहीं। इससे क्या पता चलता है कि पुलिस जो है ये राज्य का एक टॉपिक है, इसमें जो भी पावर बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। समझ में आ रहा है।
कृषि, जेल, शराब, लिकर, मतलब ये सब जितनी चीज़ें, ये सब इस पे कौन कानून बना सकता है? इसमें राज्य कानून बना सकती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे हम अगर शिक्षा की बात करें तो आप देखते हैं सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। लेकिन आप चाहे तो स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड। इससे क्या पता चल रहा है? शिक्षा पर दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं, है ना। तो शिक्षा को किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची में क्या क्या रखा गया है। तो आइए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं संघ सूची में पहले कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं। तो संघ सूची में पहले टोटल कितने सब्जेक्ट्स हुआ करते थे? 97। कुछ और ऐड होकर के संघ सूची में अब कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं? 100। पहले 97 थे, अब कितने हो गए हैं? 100। ठीक है। उसी तरह राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे। कितने? 66। इसका मतलब अब देखिए कितने हैं? 61। यहाँ से 5 सब्जेक्ट निकाल कर यहाँ डाल दिए गए हैं। यहाँ से 5 सब्जेक्ट निकाल कर, राज्य सूची से 5 सब्जेक्ट निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, है ना। बेचारे का पावर और कम कर दिया गया है। अब जिस पे सिर्फ राज्य कानून बना सकता था, उनमें से 5 टॉपिक को निकाल करके किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची। केंद्र बोला कि नहीं भैया, इसमें तुम भी बनाओ, हम भी बनाएंगे रूल। ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 5 कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे अब दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची पे, है ना। आइए, तो यहाँ पर वो 5 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे अब दोनों कानून बना सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा पे आपको पता ही है कि शिक्षा पे अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। उसी प्रकार वन, जो हमारे वन है, फॉरेस्ट है, इस पे भी दोनों कानून बना सकती है। उसी तरीके से वेट्स एंड मेजरमेंट्स, जितने भी नाप तौल के यूनिट्स है, इस पे अब दोनों कानून बना सकते हैं। उसके बाद है वन्य जीव संरक्षण, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, इस पे भी दोनों कानून बना सकते हैं। और लास्ट है न्याय प्रशासन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन 5 टॉपिक को आप याद रखेंगे कि ये 5 टॉपिक पहले राज्य सूची में थे, इन्हें निकालकर किस में डाल दिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट, अर्थात समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक, आगे आते हैं। आगे है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भैया अब क्या है? नेताजी जो है वो 7वीं अनुसूची तक अपना कहानी पूरा कर चुके हैं, पावर्स बांट चुके हैं। अब वो क्या करेंगे? अलग अलग जगहों पे जाएंगे और भाषण देंगे। कितनी भाषाओं में बात किया था हमने? 22 भाषाओं में। तो आइए, 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची यानी कि शेड्यूल्ड 8 में किया गया है। किसमें? शेड्यूल्ड 8 में। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची इस अनुसूची में डाली गई है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो जब मूल अनुसूचियाँ बनी थी उस समय अनुसूची में टोटल 14 ही भाषाएं इंक्लूड थी, और लेकिन बाद में चलकर धीरे धीरे संशोधन होता गया और इसमें कई सारी भाषाएं ऐड की गई। कितने भाषाएं? टोटल 8 भाषाएं बाद में ऐड की गई और 14 से कितने हो गई है? 22 हो गए, है ना। तो भैया वो 8 भाषाओं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम एक एक करके याद करेंगे वो 8 भाषाएं कौन कौन हैं जिन्हें बाद में ऐड किया गया था। ठीक, बिना कंफ्यूजन के याद करेंगे। तो आप 3 नंबर से याद करेंगे, 21, 71, 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92, है ना। 21, 71, 92। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत सिंधी को जोड़ा गया। कब? 1967 में। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। कब? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन। देखिए एक ही भाषा सिर्फ जोड़ा गया, है ना, 2-1-1, सिर्फ एक जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? एक। क्या है वो? सिंधी। कब? 1967 में। हो गया 21, हो गया 21 के बाद 71, 71, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। इसके तहत नमक को जोड़ा गया है। नमक का मतलब हुआ न से नेपाली, म से मणिपुर और क से कोंकणी। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी, ये तीनों लैंग्वेज को कब जोड़ा गया? 71th अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। कब? 1992 में। और 92वां संविधान संशोधन 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, ये तो बस मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब D से डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, D से डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। ये कब ऐड किया गया है? 2003 में, 92। तो 3 बार आप पहले 3 संशोधन याद करेंगे, 21, 71 और 92। 21, 71, 92 साल वो हो गया 67, ये हो गया 92 और ये 2003। इसके तहत एक भाषा सिर्फ सिंधी, इसके तहत नमक,
यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इसके तहत DBMS डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। चलिए आगे चले। आगे है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। आपको बताया गया था ना, गरीबों को ज़मीन देना है तो अमीरों से लेकर के गरीबों को ज़मीन दे देना, ये मैंने बस ऐसे समझाया था। तो इसमें क्या है? भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानूनों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है ना। इससे जमींदारी उन्मूलन, जमींदारों के पास पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से छोड़ कर गई तो बहुत सारे जमींदार के पास बहुत सारे गैर कानूनी ज़मीन उनके पास रह गई थी। तो उन सभी ज़मीनों को वापस जिनके थे उन्हें लौटाने का काम, 9वीं अनुसूची को जोड़कर करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। लेकिन इसके तहत बहुत सारी गड़बड़ी हुई और इसके तहत बहुत सारे केसेस भी आए। वो केसेस हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि आपका केशवानंदन भारती केस आएगा और भी शंकरी प्रसाद का केस है, बहुत सारे केसेस है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे लैंडमार्क जजमेंट पे, उसमें पढ़ेंगे। तो क्या अभी मैंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू ने पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 1951 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। इसमें वो क्या किए थे कि 9वीं अनुसूची में जिस चीज़ को डाल दिया जाएगा उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला नहीं सुना पाएगी, है ना। जो कानून शेड्यूल 9 में डाल दिया जाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता, है ना। ऐसा जवाहरलाल नेहरू का कहना था, ऐसा सोचा गया था, इसलिए इसको ब्लैक होल कहा गया था। ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसमें जो भी डाल देंगे इस पर कोई कानून नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन IR कोयलो केस में जो 24 अप्रैल 1973 एक केशवानंदन केस आया था, केशवानंदन भारती केस, उसमें यह क्लियर कर दिया गया था कि नहीं, यदि किसी भी तरीके से किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो इसको रिव्यू कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट उन केसों को रिव्यू कर सकती है, ठीक। इसमें लिखा गया था, कहाँ गया है? हाँ, यहाँ पे लिखा गया, देखिए 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंदन भारती केस की तारीख के बाद अगर कोई कानून इसमें डाला गया तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। ऐसा कौन कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, है ना। अब ये केशवानंदन केस हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब अब ऐसा नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी कि इसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो अब कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा, अब है या नहीं? तो अब ये नहीं रह गया, अब उसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें रिव्यू कर सकता है इस केस को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची ये है दल बदल, है ना। दल बदल क्या होता है? बताया था मैंने अभी कि दल बदल है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी विधायक को दूसरी किसी, मान लेते हैं बीजेपी का है और आम आदमी पार्टी से उसे कुछ लालच दिया जा रहा है, तो वो तो चाहेगा कि भैया वहाँ लालच मिल रहा है या किसी तरीके से उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो अपना पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में जा सकता है। इसी को दल बदल बोलते हैं। इसको रोकने के लिए, है ना, कि लालच की वजह से या कोई और एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल ऑफर मिल रहा है, इस वजह से कोई भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं शामिल हो जाए, इसके लिए एक अनुसूची लाई गई शेड्यूल 10, जिसमें दल बदल कानून बनाया गया। इसके तहत अगर किसी विधायक या सांसद को अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होना है तो वो 2/3 विधायक या सांसद को लेकर ही दूसरी पार्टी में शामिल हो सकता है, ऐसे वो नहीं हो सकता है। ये बात किस में लिखी गई है? दल बदल में, मतलब अनुसूची 10 में। यदि कोई सांसद चुनाव एक पार्टी से जीतकर बाद में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उस पर दल बदल कानून लागू हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? इसे कब ऐड किया गया था? 52वां संविधान संशोधन। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। इससे क्या हुआ? लालच की वजह से या स्पेशल ऑफर की वजह से अब कोई एक विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या अभी बात हुई थी, जमीन मिल गई, अब नेताजी को डर है कि उनके विधायक पार्टी छोड़कर ना चले जाए। दल बदल विरोधी कानून कैसे याद रखेंगे? 52 को आप याद करेंगे, 5 × 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 52 से हो गया 52वां संविधान संशोधन और 5 × 2 कर दिए तो 10 आ गया। 10 से आ गया 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अब ये हुआ क्यों था? तो हरियाणा के एक विधायक थे, है ना, गयाराम, उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी। कितनी पार्टियां? 3 पार्टियां। एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी, इसीलिए एक कोटेशन बन गया, आया राम गया राम, है ना। इन्हीं के वजह से संविधान में संशोधन करना पड़ गया और 52वां संविधान संशोधन लाया गया ताकि
कोई भी एक विधायक या सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर लालच की वजह से दूसरी पार्टी में शामिल ना हो जाए। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है, यूपीएससी का सवाल था 2022 प्री में पूछा गया था कि अगर कोई पार्टी अगर दल बदल ले तो उसे निकालने का काम कि डिस्क्वालीफाई कि नहीं ये अब गड़बड़ हो गया, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ये काम कौन कर सकता है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला संसद का अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति नहीं। मतलब ये पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, चेयरमैन के पास है या स्पीकर के पास है। आप याद रखेंगे, है ना, कि वह डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, दल बदल करने पर यह फैसला स्पीकर लेता है। ठीक, चलिए अभी 11वीं अनुसूची पे चले आते हैं। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची जो है ये है हमारा ग्राम पंचायत से। किससे है? ये ग्राम पंचायत से है ना, पंचायतों से है। ग्राम पंचायत के कार्य एवं अधिकारी का उल्लेख किसमें किया गया है? ग्राम पंचायत से रिलेटेड, जैसे कृषि हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, ग्रामीण सड़क जो हो गया, या पशुपालन हो गया, ये सारी इस अनुसूची में लिखी गई है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ है क्या? नेताजी दिल्ली जयपुर की राजनीति से थककर अब कहाँ आ गए हैं? गांव की ओर चले। बोलेगा आपसे कि पंचायत ये जो है 11वीं अनुसूची की किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो होगा 73वां संविधान संशोधन के तहत। कितने संविधान संशोधन? 73वें 73rd संविधान संशोधन के तहत 1992 में ऐड किया गया है ना। कब? 9/2/11। आप इससे याद करेंगे इसको, 9/2/11 92 है ना यहाँ पे 92, और यहाँ पे 29 विषय है। देखिए 92 याद रखेंगे, डे ईयर याद रखेंगे, इसको पलट देंगे तो इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो 11th शेड्यूल में टोटल 92 को पलट देंगे 29 विषय हैं, और इन्हीं दोनों को ऐड अगर कर दें 9 और 2 तो पता चल जाएगा कि ये 11वीं अनुसूची में है। कितनी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे आते हैं, हमारी लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची। जिस तरीके से ग्राम मतलब गांव का डेवलपमेंट करने के बाद नेताजी कहाँ चल पड़े? शहर का विकास करने के लिए। तो 12वीं अनुसूची में जो हमारी नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज का उल्लेख किया गया है ना, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं में निम्नलिखित कार्य शामिल है। ठीक, यहाँ पे अर्बन प्लानिंग हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, पार्क्स हो गए, ये सारे 12वीं अनुसूची में है। ठीक, देखिए यहाँ पर है, इसे कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992। वो 73वां था, वो भी 92 था, ये 74वां है, ये भी 92 है। दोनों 92 में ही हुआ। कौन से ईयर में? 92 में ही। 73वां और 74वां। 73वां से 11वीं शेड्यूल को जोड़ा गया, और 74वां से किसको जोड़ा गया? 12वें शेड्यूल को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें टोटल 18 विषय हैं। उसमें 9+2 करने से कहाँ गया? ये देखिए 9+2 करने से 11 आ रहा था, 29 विषय थे। इसमें आप देखेंगे कि 9 × 2 कर दे रहे हैं तो 18 विषय आ जा रहे हैं ना। इसमें पलट दे रहे थे उसमें 29, इसमें इंटू कर दे रहे तो 18 विषय। उसमें टोटल ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं, और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ में टोटल 18 विषय है। आइए फिर 1 से लेकर 12 अनुसूची जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। 1 में क्या है? स्टेट है। 2 में क्या है? सैलरी है। 3 में क्या है? सबका शपथ है। 4 में क्या है? राज्यसभा सीट है। 5 में SC ST। 6 में नॉर्थ ईस्ट। 7वें में तीनों लिस्ट है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। और 8 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख। 9 में भूमि सुधार। 10 में दल बदल। 11 में ग्राम पंचायत, और 12 में म्यूनिसिपैलिटीज़। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस चाहते हैं तो आप हर दिन आए और द कुणाल सर चैनल में बने रहें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।